नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे दोस्तों ये टीजीटी जो आर्ट ड्राइंग टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था एच स्टेट टीजीटी आर्ट 2025 जो 31 जनवरी यानी कि आज ही के दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ शाम को 31 जनवरी बोल दिया होगा मैंने, 31 जुलाई, देखो ऊपर लिखा है 31 जुलाई, ठीक है। तो 31 जुलाई 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ था और इसकी जो है वो आंसर की यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। इसके आंसर देखेंगे कौन कौन से हैं। एस्टेट का जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो पीजीटी के मुकाबले काफ़ी हल्का रहता है इसका पैटर्न, और इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं जाते, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें डीप लगते हैं। तो अभी वो सारे तमाम क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, वो कौन कौन से जो आए हैं उसके आंसर क्या क्या हैं। आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो भी आप देखें, ना दिया है तो भी देखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ें आप जितनी बार रिवीजन करते हो उतना आपको फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है रस सिद्धांत के बारे में पूछा है कि कौन से ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई। तो वो दोस्तों नाट्य शास्त्र के अंदर भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया था, ठीक है। 9वां रस अभिनव गुप्त ने बाद में दिया था, वो शांत रस था। उससे पहले 8 रस सिद्धांत के बारे में नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने प्रॉपर डिटेल में बताया था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निफ्ट जो है वो शिक्षण संस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए ये जो निफ्ट है इसका फुल फॉर्म क्या है। एक चीज़ और भी है, वो आपको साथ में बता ही देता हूँ, क्या पता आगे दोबारा पूछ ले आपको। एनआईडी भी होती है, वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये डिज़ाइन सेक्टर में काम करता है। बाकी निफ्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यानी कि फैशन तकनीक, फैशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय जो शिक्षण संस्थान है वो किससे रिलेटेड है, फैशन टेक्निक से संबंधित है, फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट, ठीक है। एनआईडी होती है वो डिज़ाइन सेक्टर में काम करती है। एनआईडी अहमदाबाद में है, एनआईडी अपने हरियाणा में कुरुक्षेत्र में भी है। तो और निफ्ट भी जो है मुंबई है, और भी कई सारी निफ्ट भी कई ब्रांचेज है अलग अलग जगह पे, वो फैशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कथन और कारण है कि वोस पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सदैव कोमल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं वोस पेंटिंग में। और कहते हैं कि पानी में घुलने के कारण ये अतिरिक्त और जो ठोस रंग होता है वो निकल जाता है, और रंगों की पारदर्शी आभा सतह जो है वो बच जाती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। तो इसमें 2 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से एक तेल चित्र नहीं है, तेल चित्र नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, केले बेचने वाले अमृता शेरगिल, बिल्कुल अमृता शेरगिल तेल चित्र में काम करती थी। राजा रवि वर्मा प्रॉपर तेल चित्र में काम करते थे। अहमद हुसैन भी तेल रंग में काम करते थे। जेमिनी रॉय ये टेम्परा टेक्निक में काम करते थे। दोस्तों इनका तेल रंग का नहीं है, ये टेम्परा टेक्निक में किया गया कार्य है, ठीक है। जल रंग का काम है ये, टेम्परा टेक्निक, जल रंग मीडियम। तो माता शिशु ये नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तेल चित्र में नहीं है, जेमिनी रॉय वाला काम नहीं है। आगे वाला देखिए, वसली 95 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वसली क्या है। वसली दोस्तों एक मोटा कागज़ होता है। वसली मोटा कागज़ को वैसे नहीं कहेंगे। वसली का मतलब होता है, जैसे मानो आपके पास जेरोक्स वाले पेपर है, आप एक पेपर के ऊपर गोंद लगाओ पूरे के ऊपर, फिर उसके ऊपर दूसरा पेपर चिपका दो, फिर उसके ऊपर गोंद लगा दो, फिर तीसरा पेपर चिपका दो, फिर गोंद लगा दो, फिर चौथा पेपर, फिर गोंद लगाओ, फिर 5वां पेपर, ऐसे करके आप 6 पेपर 7 पेपर जितना चाहे उतना लगा लो, एक मोटा कागज़ बन जाएगा। वो चिपका करके कई सारे कागज़ की लेयर्स को चिपका के एक मोटा कागज़ तैयार हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं दोस्तों वसली। और यही यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये चित्रण हेतु एक धरातल तैयार कर रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, प्राप्त, अनुकृत और सृजित ये क्या है, फाउंड, कॉपीड और क्रिएटेड ये क्या होते हैं दोस्तों, ये टेक्सचर होते हैं, यानी कि हिंदी में कहें तो पोत होते हैं ये। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है ये, फंडामेंटल के रिगार्डिंग बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए। इसमें से पूछा है चित्रकार को पहचानिए। केशव मलिक एक आर्ट क्रिटिक हैं, जतिन दास एक चित्रकार है, और मूर्तिकार दोनों ही है। यहाँ पे चित्रकार पूछा है तो जतिन दास हो जाएगा, ठीक है। जतिन दास एक चित्रकार थे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अनुरंकन रूप यानी कि रेंडरिंग क्या होती है। रेंडर्ड क्या होता है, रूप को हम प्रतिरूप कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं, किससे, 3D फॉर्म से 2D फॉर्म में ले आते हैं, तो वो उसका रूप का रूपांतरित हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फॉर्म का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलाने वाला क्वेश्चन है। इसमें
दिया गया है कि मांडना क्या है। मांडना दोस्तों लोक चित्रकला है, आपको पता है। नाथ द्वारा में क्या होती है, पिछवाई पेंटिंग होती है। मोलेला टेराकोटा राजसमंद की बहुत फेमस है, राजसमंद मेलोला मोलेला राजसमंद में पड़ता है और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, अपने राजस्थान में है ये। भित्ति चित्रण शेखावटी जो है ना, वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो कचरा हो गया, चलो अलग अलग निकाल लेते हैं। इसमें देखते हैं जो निशान लगा रखा है क्या वो सही है। ए में मैं कह रहा हूँ 4 आएगा, तो ए में 4 किस में, केवल इसमें, तो ये अपने आप सही हो गया, ठीक है। बाकी आप मिलान कर ही लेना। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजा रवि वर्मा के चित्रों को किस पद्धति में छापा गया था। दोस्तों राजा रवि वर्मा के चित्रों को लिथोग्राफ टेक्निक थी, वो छापने की टेक्निक कौन सी थी, लिथोग्राफ थी वो। लेकिन ओलियोग्राफ का भी जिक्र आता है, वो क्या है, ओलियोग्राफ जो छपे हुए प्रिंट है उनको कहा गया था ओलियोग्राफ। बाकी जो टेक्निक थी ना, जो मशीन थी, वो लिथोग्राफी टेक्निक में काम करती थी, लिथोग्राफी से वो छपते थे और छपे हुए प्रिंट को ओलियोग्राफ कहा जाता था। ये बात याद रखना, ठीक है। इसमें कई बार कन्फ्यूजन पैदा होता है, ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया देखो, तो इसमें क्या है, लिथोग्राफ सही होगा। यशोधर पंडित आपको पता है, जयमंगला जो कामसूत्र है इसका टीकाकरण किया था इसने जयमंगला नाम से, और ये कामसूत्र का वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था और उसके अंदर 64 कलाएँ थी और उसमें से जो आलेख्यम है उसका उन्होंने टीकाकरण किया था और जयमंगला नाम से एक नया ग्रंथ बनाया था। जयपुर के दरबारी ये पंडित रहा करते थे उस समय, 11वीं-12वीं सदी की बात है जब ये जयमंगला ग्रंथ इन्होंने बनाया था। तो इसके अंदर भारतीय चित्रकला के मर्म को समझने के लिए, मर्म यानी कि हृदय, उसकी अंदर को समझने के लिए, ठीक है, मर्म शब्द मैं इस्तेमाल में लेता हूँ कई बार। तो भारतीय चित्रकला के मर्म को समझने के लिए, मर्म इस तरीके का शब्द है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। भारतीय चित्रकला के मर्म को समझने के लिए इन्होंने चित्रकला के 6 अंग बताए थे। उनका ज्ञान हो गया तो भारतीय चित्रकला को आप अच्छे से समझ सकते हो। हमारी जो परंपरागत कला है, हमारे जो स्कूल्स हैं यहाँ के, राजस्थानी, पहाड़ी, है ना, दक्खनी, मुग़ल, ये जो सारे हैं, तो इनको समझने के लिए आपको चित्रकला के 6 अंगों का ज्ञान होना जरूरी है। वो एक फॉर्मूला के रूप में इन्होंने लिख के दिया था, एक सूत्र के रूप में, जिसमें किस तरीके से था, रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। ये आप सभी को याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कैरास्क्यूरो चेरास्क्यूरो, ये किससे रिलेटेड है, ये दोस्तों छाया प्रकाश से संबंधित है। ये बारोक शैली के आर्टिस्ट कैरावेजियो, बहुत खूब काम किया इन्होंने, रेम्ब्रांट ने खूब काम किया है, उसके अलावा लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने भी चेरास्क्यूरो टेक्निक को काम में लिया है, ठीक है। छाया प्रकाश, डार्क और लाइट अलग से दर्शाना। आगे देखिए, पिछवाई पेंटिंग के बारे में पूछा है दोस्तों। पिछवाई पेंटिंग नाथ द्वारा राजस्थान से जुड़ी हुई कला है ये। पिछवाई मतलब पीछे वाली, जो यहाँ पे क्या है, राजस्थान में जो नाथ द्वारा में जो मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर, उस मंदिर में जो प्रतिमा लगी है उस प्रतिमा के पीछे लगाते थे वो पेंटिंग। और बाद में आजकल तो क्या है, आजकल डेकोरेशन के रूप में भी काम में ले रहे हैं। वो पहले वो जो द्वारकाधीश से संबंधित हुआ करती थी, लेकिन आज तो क्या है, कोरोना पीछे आया तो कोरोना को लेकर पिछवाई बन गई थी। तो हर चीज़ में काम हो रहा है आजकल तो, ठीक है। लेकिन परंपरागत पिछवाई पेंटिंग जो मैंने आपको बता दी। आगे देखिए, 104 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो बंगाल शैली से भिन्न कार्य करते थे। दोस्तों बंगाल शैली से भिन्न कार्य करने वाला कलाकार था गगनेंद्र नाथ ठाकुर। क्यों करता था, क्योंकि दोस्तों अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य हैं नंदलाल बोस, और अवनिंद्र का शिष्य है असित कुमार हलदार, ये दोनों तो इसके शिष्य हैं, ठीक है। गगनेंद्र इसका भाई या चाचा जो भी था। तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर जो है वो गणवादी शैली में भी काम करता था। वेस्टर्न जो पाश्चात्य टेक्निक थी ना, उसको लेकर के वो काम करता था, और कोई भी मूवमेंट से जुड़ा हुआ नहीं था, वो स्वतंत्र होकर काम करता था। वो कोई स्कूली शिक्षा उसने नहीं ली थी, याद रखना। जैसे कोई स्कूल से इस तरीके से कोई शिक्षा नहीं ली गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा गगनेंद्र नाथ ठाकुर, जो कोई भी शैली में नहीं है। वैसे तो है, गणवादी शैली में काम किया है इसने, लेकिन वैसे नहीं है, मतलब बंगाल शैली में काम कर दिया, नहीं, बंगाल से जुड़ा हुआ नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी भारतीय पूर्व ऐतिहासिक साइट नहीं है। पूर्व ऐतिहासिक साइट नहीं है। पूर्व ऐतिहासिक में तो प्रागैतिहासिक बोल रहा है। प्रागैतिहासिक भीमबेटका थी, पंचमढ़ी भी थी, मिर्ज़ापुर भी स्थल था। सबसे पहले यहीं पे वो जो है वो जो वो प्रागैतिहासिक कला के जो प्रमाण है वो मिर्ज़ापुर से मिले थे। 1867-68 में कार्लाइल काकबर्न उनके द्वारा खोज हुई थी, ठीक है। भीमबेटका एमपी में पड़ता है, पंचमढ़ी, लखनपुर, ये बहुत सारे स्थल थे। लेकिन लोथल क्या है, लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है,
इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आदि ऐतिहासिक है, पूर्व ऐतिहासिक नहीं है, यानी प्रागैतिहासिक नहीं है, वो आदि ऐतिहासिक मानी जाती है। तो इसलिए लोथल अलग हो गया, जो गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है ये जुड़ा हुआ। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, किसी सतह या धरातलीय गुण को कहा जाता है, यानी कोई सतह है, कोई धरातलीय गुण है, उसको क्या कहते हैं? वो तो टेक्सचर होता है साहब। जब हम कोई धरातल की गुण को देख करके या टच करके जो हम फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं, वो क्या है? वो तो पोत है, हिंदी में कहें तो पोत, इंग्लिश में कहें तो टेक्सचर। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीघाट पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कालीघाट पेंटिंग पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में कोलकाता में है। कोलकाता में जो हुगली नदी है ना, उस हुगली नदी के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वो, कोलकाता के अंदर। और ये कालीघाट पेंटिंग कालीघाट नाम की एक जगह है, वहाँ पे ये पेंटिंग जो है वो बनती थी। वहाँ पे काली माता का मंदिर था, तो वो माता को समर्पित पेंटिंग पहले बनाते थे, भक्तजन आते थे वो पेंटिंग लेके जाते थे। उसके अलावा कालीघाट ने क्या किया, माता की तो पेंटिंग बनाते थे, उसके साथ में और भी कई सारे देवताओं की पेंटिंग भी बनाने लगे, क्योंकि भक्तजन आते थे वो खरीद के लेके जाते थे, डिमांड भी करते थे, हमें ऐसी पेंटिंग भी मिल जाती तो हम ले जाते, तो वो ऐसी पेंटिंग तैयार कर देते थे। फिर दोबारा कोई और आते थे तो वापस इस तरीके से खरीद के लेके जाते थे। तो ये बाज़ार पेंटिंग के रूप में आप समझ लो कि वो मार्केट के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से बनाई जाती थी कालीघाट पेंटिंग, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाते थे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते थे, बैकग्राउंड खाली रहता था और जल्दी बनाते थे कालीघाट पेंटिंग, और बेचने के उद्देश्य से बनाते थे। तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 108 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम काल भारतीय कला का कौन सा है? तो वो है दोस्तों गुप्त काल। गुप्त काल स्वर्णिम काल माना जाता है। अजंता शैली में भी जो काम हुआ है, कुषाण वाकाटक भी है, उसमें गुप्त काल का भी नाम आता है। और हम बात करते हैं उसमें बताते हैं कि अजंता में जो स्वर्ण काल जो बढ़िया काम हुआ है, सबसे बढ़िया वो गुप्त काल में हुआ। स्वर्ण एज थी वो, गोल्डन एज थी इसमें, ठीक है। मूर्ति कला की दृष्टि से, स्थापत्य कला की दृष्टि से, हर एक दृष्टि से गुप्त काल स्वर्ण काल माना जाता है भारतीय कला के दृष्टि से। ये तो आशा करता हूँ सभी का क्वेश्चन सही गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था कि प्रसन्नता, प्रखरता, प्रकाश, ताप रहित ऊष्मा, ये किस में कौन से भावों को व्यक्त करने वाला रंग कौन सा है? वो पीला रंग है दोस्तों। कौन सा रंग है? पीला रंग। एक कैलाश मंदिर का क्वेश्चन पूछा, 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैलाश मंदिर किस गुफा में है? तो कैलाश मंदिर किस में होगा दोस्तों? एलोरा में होगा। एलोरा की गुफा संख्या 16 को कैलाश मंदिर बोला जाता है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, समविभक्ति, असमविभक्ति, यानी कि फॉर्मल डिवीजन और इनफॉर्मल डिवीजन, ये किससे संबंधित है? फॉर्मल डिवीजन और इनफॉर्मल डिवीजन ये किससे संबंधित है? फॉर्मल डिवीजन और इनफॉर्मल डिवीजन किससे संबंधित है? ये स्पेस का डिवीजन कर रहे हैं, यानी कि क्षेत्र का, जगह का, अंतराल का डिवीजन कर रही हैं। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, इसको फॉर्मल डिवीजन और इनफॉर्मल डिवीजन भी कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, समुद्र की गहराई से देवी पृथ्वी को उठाते हुए वराह अवतार की प्रतिमा, विष्णु की मूर्ति कला, वो कहाँ मिली है इस तरीके से? तो वो दोस्तों भोपाल के निकट उदयगिरी से मिली है। कहाँ से मिली है? उदयगिरी से मिली है। आगे देखिए, वर्ण शून्यता में कौन से रंग आते हैं? वर्ण शून्यता इंग्लिश में बोले तो एक्रोमेटिक कलर स्कीम। एक्रोमेटिक कलर स्कीम में क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट कलर होता है, काला और सफ़ेद रंग होता है। वर्ण शून्यता बोलते हैं, इंग्लिश में एक्रोमेटिक कलर बोलते हैं। और इसको दूसरा और भी नाम है न्यूट्रल कलर, तटस्थ रंग ये भी कहते हैं दोस्तों, मैं साथ में बता देता हूँ आपको, तटस्थ रंग भी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रल कलर, NEUTRAL, न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल कलर, ठीक है। तटस्थ रंग यही होता है, काला और सफ़ेद। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, रंगांकन की वह तकनीक जिसमें सतह पर मोटे मोटे रंग काम में लेते हैं और मोटे मोटे रंग, मोटे मोटे स्ट्रोक लगाते हैं। देखो, ए पेंटिंग टेक्निक द इन्वॉल्व अप्लाइंग पेंट थिकली, यानी मोटे रूप में लगा रहे हैं, टू सरफेस ऑफन इनफ टू मेक स्ट्रोक विजिबल। तो वो स्ट्रोक जो विजिबल भी हैं, वो कौन सी टेक्निक है? वो इम्पेस्टो टेक्निक है दोस्तों। कौन सी टेक्निक है? इम्पेस्टो। आगे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हंस दमयंती पेंटिंग, तेल चित्र राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए हैं। फिर आगे पूछा गया है, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किस से संबंधित है दोस्तों? ये अंतराल से संबंधित है। और स्वर्णिम आयत का जो सिद्धांत है वो गोल्डन रेशियो दिया किसने था? यूनान के एक विद्वान थे जिनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड। और ये यूक्लिड के, यूनान के विद्वान थे यूक्लिड, इनके द्वारा दिया गया है वो गोल्डन का सिद्धांत जो है। ये कई बार ये भी पूछा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अजंता के प्रारंभिक चित्रों का संबंध किस शताब्दी से है? दोस्तों द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक अजंता गुफाएं जो है वो बनी थी। लगभग 700 सालों तक अजंता गुफाएं बनी थी,
ठीक है, जिसमें शुरुआत हुई थी 200 सदी ईसा पूर्व में। जिसमें सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? 9वीं 10वीं गुफा। तो इस सदी में जो बनने वाली गुफा कौन सी है? वो 9वीं और 10वीं गुफा है। और अभी जो 500 ईस्वी में जो बनी थी वो पहली और दूसरी गुफा है, जो सबसे लास्ट में बनी है। ठीक है, ये नवीन गुफा है। पुरानी 9-10 है और नवीन आज के टाइम की, मतलब आज से नज़दीक जो बनी है वो पहली दूसरी, और आज से बहुत अच्छे जाएँ तो 9वीं 10वीं गुफा है। मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको पता है सभी को, मौर्य काल है। स्तंभों पर पॉलिश की गई थी, जैसे दीदारगंज यक्षिणी पटना संग्रहालय में जो मूर्ति रखी हुई है, दीदारगंज से प्राप्त मूर्ति। ओपदार पॉलिश है, शानदार पॉलिश है, चमकदार। ये मौर्य काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। 119 नंबर देखिए, नाटकीयता, उत्तेजना, ये कौन सी रेखा में इस तरीके का प्रभाव आएगा, ये पूछा है। तो वो कर्णवत रेखा के द्वारा ऐसा प्रभाव ला सकते हैं। नाटकीयता, उत्तेजना, व्याकुलता, तिरछी रेखा, डायगोनल लाइन, जिसे डायगोनल लाइन कहते हैं ना, तिरछी रेखा, डायगोनल लाइन, कर्णवत रेखाएं। तो ये रेखा जो है वो तिरछी आड़ी खींची जाती है, कर्णवत रेखा। इसमें गति भी होती है दोस्तों, गति भी होती है, उत्तेजना भी है, नाटकीयता भी है और बेचैनी भी रहती है। ठीक है, बेचैनी भी है, और ये असुरक्षित भी महसूस करती है ये रेखा। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स किसके द्वारा लिखा गया? WG आर्चर के द्वारा लिखी गई बुक है। ब्रूनो और सेको, देखो ब्रूनो और सेको क्या है ये? फ्रेस्को, सेको, फ्रेस्को, ब्रूनो, ये टेक्निक है। फ्रेस्को यानी भित्ति चित्रण, ब्रूनो और सेको क्या है? इसकी टेक्निक। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया इसका भित्ति चित्रण। फ्रेस्को ब्रूनो में गीले प्लास्टर पे काम होता है, फ्रेस्को सेको में सूखे प्लास्टर पे काम होता है। अजंता में जो काम में ली गई है वो फ्रेस्को सेको काम में ली गई है, क्योंकि आज रंग देखते हैं तो वो धुंधले पड़ गए। रीज़न क्योंकि फ्रेस्को सेको टेक्निक काम में ली गई थी। तो अजंता में कौन सी टेक्निक है? फ्रेस्को सेको। आगे देखिए, पूरक रंगों को हमें पहचानना है। विरोधी कलर कौन सा है? इसमें क्या रहता है, 3 प्राइमरी कलर होते हैं, जिसमें एक तो प्राइमरी कलर मिलेगा और बाकी 2 प्राइमरी कलर हैं, उनको मिला दोगे तो वो जो बच गया उसका विरोधी कलर होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे लाल, पीला, नीला 3 कलर होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाल। अब लाल के अलावा 2 प्राइमरी कलर और बच गए ना, नीला और पीला। नीले और पीले को मिला दो, कौन सा मिल गया? हरा। तो लाल का विरोधी हरा होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आपके सामने पीला, ठीक है, पीला लिखूँ। अब पीले के अलावा 2 प्राइमरी कलर और बच गए, उन दोनों को मिला दो, वो पीले के विरोधी हो जाएंगे। तो नीला और लाल मिला है बैंगनी, कौन सा? बैंगनी। तो पीले का विरोधी हो गया बैंगनी। अब दूसरा एक कलर और बच गया हमारा नीला। अब नीले के अलावा 2 कलर और बच गए, कौन सा? लाल और पीला, यानी कि उससे दोनों को मिलाएंगे तो वो बन जाएगा नारंगी। तो नीले का विरोधी कौन सा हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। देखो कहाँ पे ये रहा, नीले का विरोधी नारंगी लिखा हुआ। ठीक है, तो 122 नंबर में कौन सा हो जाएगा? 122 नंबर में 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूप, भेद और भाव क्या है? ये किससे, मतलब कहाँ पे काम आते हैं, इस तरीके से ये पूछा है। ये परिभाषिक शब्द है, ये हैं भारतीय चित्रकला के अंग हैं। क्या है? षडांग है ये। षडांग का जो फॉर्मूला होता है ना, रूप भेदा परमाणा, सबसे पहले इसमें रूप भेदी आता है, रूप भेदा, फिर परमाणानी, प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य। ठीक है, उसकी सारी की योजना हो गई। तो रूप भेदा परमाण भाव लावण्य योजनम, फिर सादृश्यम हो गया, फिर वर्णिका हो गया, वर्णिका भंग। तो इस तरीके से ये कुल कितने हो गए? 6 अंग हो गए, जिसको षडांग कहते हैं। ये षडांग है भारतीय चित्रकला को समझने के 6 अंग। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 124 दिया है। पर्दाज क्या है? पर्दाज दोस्तों ये छायांकन की एक टेक्निक होती है। पर्दाज क्या होती है? छायांकन की एक टेक्निक होती है, जिसमें ये मुग़ल जो काल था उसके अंदर, शाहजहाँ के टाइम पे भी, जैसे खत पर्दाज है, दाना पर्दाज है। जैसे दाना पर्दाज है, दाना पर्दाज में क्या होगा? बिंदु बिंदु करके छाया बनाएंगे, दाना दाना करके, तो उसको दाना पर्दाज बोल दिया। तो वो छायांकन की टेक्निक होती है दोस्तों। आगे देखिए, हल्का, मध्यम और गहरा, लाइट, मिडल और डार्क, ये क्या है? ये सारी टोन होती है। लाइट, मिडल, डार्क क्या होती है? ये तान यानी कि टोन होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेंग्विन के बारे में पूछा है। सेंग्विन क्या है दोस्तों? सेंग्विन वाला क्वेश्चन एस्टेट में कई बार रिपीट हो चुका है। ये चौक होता है दोस्तों, सीधी सी बात है, ये चौक है। अब इसमें दिया लाल चौक, पीछे एक पेपर में आया था, ये वहाँ पे दिया था काला चौक। कोई बात नहीं, रेखांकन के लिए है तो चौक ही। लाल चौक भी सैंग्विन होता है, काला चौक भी होता है सैंग्विन। ठीक है, तो सैंग्विन क्या है? रेखांकन के लिए चौक होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मॉडलिंग द्वारा जिस माध्यम में मूर्तियाँ बनाई जा सकती है वह है। तो मॉडलिंग जब हम करते हैं तो एक तो हम कर सकते हैं वैक्स से, यानी कि मोम से, जो मोम होता है, वैक्स होता है, उससे कर सकते हैं। अब इसमें वैक्स है क्या? नहीं है।
तो मॉडल किससे बना सकते हैं? मिट्टी से बना सकते हैं, बिल्कुल। अगर मोम है तो मोम से बनाएंगे, मिट्टी है तो मिट्टी से बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें मोम तो है नहीं, तो मिट्टी दे रखा है तो मिट्टी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी से भी मॉडल बनता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, मांडना कला का संबंध किस राज्य से है? मांडना देख दोस्तों राजस्थान की कला, आप सभी को पता है, बहुत फेमस है ये। इसके बाद देखिए 129 स्याही कलम के बारे में पूछा है। काले रंग की स्याही से चित्रांकन करना, ये शाहजहां के काल में शुरू हुई थी दोस्तों, शाहजहां के काल में खूब काम हुआ था इसका, शाहजहां के काल में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 130 क्या बोल रहा है कि वह पदार्थ जो चाक, चारकोल और पेंसिल पेस्ट रंग में स्थिरता लाने के लिए छिड़का जाता है। यानी हमने कोई पेंटिंग बना ली इनकी और फिर उनको फिक्स करने के लिए, स्थिर करने के लिए, स्थिरता देने के लिए वो ऊपर हम छिड़कते हैं, उसको स्प्रे करते हैं उसकी, वो होता है फिक्सेटिव। फिक्सेटिव का स्प्रे आता है दोस्तों एक, ठीक है, तो उससे हम उसको फिक्स कर सकते हैं, फिक्सेटिव स्पेशली आता है वो। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कलिंगा शैली। दोस्तों कलिंगा शैली जो है वो क्या है? कलिंगा शैली नागर शैली का ही प्रकार है, और कलिंगा शैली उड़ीसा में कहते हैं इसको कलिंगा। नागर शैली को उड़ीसा में क्या कहते हैं? कलिंगा शैली कहते हैं, उड़ीसा में कहते हैं कलिंगा शैली। और वहाँ का पूछा है कि वाइट पेगोडा, तो उड़ीसा के अंदर वाइट पेगोडा कौन सा है? कोणार्क आप सभी को पता है ब्लैक पेगोडा है, वाइट पेगोडा होता है दोस्तों जगन्नाथ, जो कहाँ पे पड़ता है? पुरी के अंदर पड़ता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके शिखर के ऊपर का जो आमलक वगैरह ऊपर का जो पोर्शन है ना, वहाँ की साइड का क्लस तक ऊपर वाला, शिखर के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो वाइट मार्बल से बना है, तो इसलिए उसको बोलते हैं वाइट पेगोडा। क्या बोलते हैं जगन्नाथ मंदिर को? वाइट पेगोडा कहते हैं। ब्लैक पेगोडा कोणार्क आप सभी को पता है, जगन्नाथपुरी वाला कौन सा है? वाइट पेगोडा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 132 बोला है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में? बहुत सिंपल क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ता है दोस्तों। खजुराहो कहाँ पड़ता है? एमपी में। अगला क्वेश्चन देखिए, किन चित्रों में नैरेटिव कला, वर्णनात्मकता के बारे में? वो अजंता चित्रकला में है दोस्तों, वर्णनात्मकता दिखाई देती है, यानी कि पूरी की पूरी कहानियाँ चित्रित है। कहाँ पे? अजंता गुफाएं में। जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं, वर्णनात्मक कथाएं हैं, बुद्ध भगवान की जातक कथाएं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? दोस्तों लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है। ये लेपिस लाजुली जो है ना वो एक पत्थर हुआ करता था, नीले रंग का पत्थर, आज भी आता है, ऐसी बात नहीं है। नीले रंग का पत्थर है जो फारस से मंगवाते थे। जब अजंता में काम हुआ था तो फारस से ये पत्थर मंगवाया गया था नीला, और वहाँ से ये पत्थर आया, उसको घिस घिस के नीला रंग तैयार किया और फिर नीला रंग अजंता गुफा में काम में लिया था। फारस से लाया गया था, ठीक है, याद रखना, लेपिस लाजुली। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, टेराकोटा से क्या मतलब है? टेराकोटा मीन्स होता है फायर्ड क्ले। कौन सी होती है? फायर्ड क्ले, यानी कि आग के द्वारा पकाई गई मिट्टी होती है टेराकोटा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 136 का बोला है, वह चित्रकार जो तांत्रिक थीम पर काम करता था या तांत्रिक कलाकार के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन है दोस्तों? वो है GR संतोष। तांत्रिक थीम पर काम करने वाला GR संतोष। पारदर्शिता जल रंग में होती है दोस्तों, पारदर्शिता, ये आप सभी को पता है, ठीक है। जल रंग तो 137 में 3, 136 में 1, फिर आगे बढ़ते हैं 138 बीजापुर गोलकुंडा, ये किससे संबंधित है? ये तो दक्षिणी शैली से संबंधित है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए, वो कहाँ की है? गोलकुंडा की पेंटिंग है, बीजापुर की रानी है, गोलकुंडा में पेंटिंग बनी है, बात सिर्फ इतनी सी है। आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व गहराई दर्शाने के लिए किया जाता है वो क्या है? वो 3 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 3D पेंटिंग होती है, त्रिआयामी चित्रण जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिआयामी चित्रण। कांस्य में बनी सबसे पहले मूर्ति, दोस्तों नर्तकी की बात कर रहा है, 4.1 इंच उसकी हाइट है, नर्तकी, कांस्य की नर्तकी, जो मधुचिष्ट विधि सीरे प्रद्युलोष्ट वैक्स प्रोसेस टेक्निक से बनी है, मोहनजोदड़ो से वो प्राप्त हुई थी, छोटी सी मूर्ति है। 141 देखिए, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? दोस्तों वो कमर्शियल आर्ट से होती है। क्लासिक आर्ट से कैसे होगी? ये तो कॉमन सेंस के बेस पे भी आप कर सकते हो। कमर्शियल जो आर्ट है उसमें जैसे गहने वगैरह डिजाइन करना, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करती है, वो कमर्शियल आर्ट के अंदर आता है। कुर्सी डिजाइन करना, ये सारे। भारतीय कला के 6 अंग लागू होते हैं, वो किस लिए लागू होते हैं? क्योंकि भारतीय चित्रकला के मर्म को समझने के लिए षडांग हमें मिलते हैं, वो भारतीय चित्रकला पर लागू होते हैं। पहाड़ी शैली के केंद्रों के समूह की पहचान करनी है हमें, तो कांगड़ा, गुलेर, नूरपुर मंडी, पहला ऑप्शन है वो एकदम सही दे रखा है इन्होंने। कांगड़ा, गुलेर, नूरपुर मंडी, ये सारे के सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी केंद्र हैं। फड़ के बारे में पूछा है, फड़ जो है वो राजस्थान से संबंधित है, साहेपुरा भीलवाड़ा से है।
साहेपुरा से इसका उद्गम है, साहेपुरा भीलवाड़ा में ही इसका होता है। पाबूजी की फड़, सबसे पहले देवनारायण जी की फड़, पाबूजी की फड़ भी है, ठीक है। तो ये फड़ का चित्रांकन कहाँ पे, साहेपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में होता है। मथुरा मूर्ति शिल्प किस पत्थर के बने? दोस्तों बहुत सा आसान क्वेश्चन है, बहुत बार न जाने कौन कौन से पेपर में रिपीट होता ही रहता है ये क्वेश्चन। तो मथुरा मूर्ति शिल्प लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। मथुरा के मूर्ति शिल्प जितने भी है ना, सारे के सारे लाल बलुआ पत्थर से ही बने हुए मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाल बलुआ पत्थर ही मौजूद था नियरेस्ट में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, वातावरणीय और रेखीय क्या है ये? एटमॉस्फेरिक और लीनियर। एटमॉस्फेरिक और लीनियर क्या है? एटमॉस्फेरिक और लीनियर क्या होते हैं? ये पर्सपेक्टिव का प्रकार होते हैं। पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य के प्रकार हैं। वातावरणीय और रेखीय, इसका मतलब क्या होता है कि पास वाली वस्तुएं क्लियर दिखाई देना, दूर वाली वस्तुएं धुंधली दिखाई देना, वो वातावरण की वजह से वो प्रभाव पड़ता है ना, तो वो ऐसा हम पेंटिंग में भी दर्शाते हैं, तो वो वातावरणीय परिप्रेक्ष्य होता है। जब रेल की पटरियाँ एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है ना, तो वो क्या है, वो आपका लीनियर रेखीय परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि वो रेखा के माध्यम से दर्शाते हैं हम, ठीक है। जैसे ये पास में एकदम पास में जाती जाती फिर लास्ट में ऐसे दूर दूर आती, यहाँ इतनी दूर आ जाएगी, ये एक बिंदु पे मिलती हुई दिखाई देगी रेल की पटरियाँ। ये रेखीय परिप्रेक्ष्य है जो रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। ये भी धुंधला होता है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक में काउंट नहीं होता है, ये लीनियर में काउंट होता है, याद रखना, ठीक है। वातावरण का इफेक्ट हर जगह पड़ता है, हर जगह। आगे बढ़ते हैं, वर्ली पेंटिंग पूछिए। वर्ली पेंटिंग जो डमरू नुमा इस तरीके से जो आकृति बनती है, वो कहाँ पे बनती है? इस तरीके की आकृतियाँ इस तरीके से वो क्रम में ऐसे लेयर में बनाते हैं, राउंड बना देते हैं, तो वो वर्ली कहाँ की है? वो वर्ली महाराष्ट्र की पेंटिंग है, बहुत फेमस है वर्ली पेंटिंग, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उष्ण वर्ण कौन सा है? दोस्तों रंग की कैटेगरी जो है वो दो दृष्टि से देखी जाती है। एक तो होता है कूल कलर, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। एक तो होता है दोस्तों कूल कलर, ठीक है। दूसरा होता है आपका वार्म कलर। कौन सा होता है? वार्म कलर। इंग्लिश में बोले तो ये तो हो गया ठंडा रंग, ठंडे रंग, और ये हो गए गर्म रंग। अब किस तरीके से गर्म है, किस तरीके से ठंडा है भाई? ये है आँखों की दृष्टि से। जब हम कोई रंग को ज़्यादा समय तक नहीं देख पाते, आँखों को गर्माहट पैदा होती है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देख पाते, इस तरीके के रंग जो होते हैं वो होते हैं वार्म कलर। कौन से होते हैं? वार्म कलर। अब वो कौन कौन से होते हैं? जैसे इसमें अपना लाल रंग हो गया, और इसके सहजातीय वर्ण लाल, और लाल के सहजातीय वर्ण याद रखना। पीला भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, लाल, पीला, नारंगी, ये क्या हैं? ये सारे के सारे वार्म कलर हैं। कूल कलर वो रंग हैं जो हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं, लंबे समय तक हम देख भी सकते हैं, हमें ठंडक का एहसास दिलाते हैं। जैसे हरा रंग हो गया सबसे ज़्यादा, फिर नीला भी है, ये भी हो गया, ठीक है। और इनके सहजातीय वर्ण और भी हैं, तो ये लाल, नीला और एक बैंगनी रंग भी इसमें हो जाएगा। तो ये रंग किससे हैं? ये रंग कूल कैटेगरी कहलाते हैं, यानी कि ठंडे रंग, ठंडी रंग योजना है। और ये है गर्म रंग योजना। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो हमारा पर्सपेक्टिव का जो फॉर्मूला है, जब हम इसमें वातावरणीय परिप्रेक्ष्य को जब हमें दर्शाना होता है, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, उसमें भी रंग योजना काम में लेते हैं। तो उसमें क्या है, जो हाई कॉन्ट्रास्ट वाले कलर है ना, वो हम लेते हैं फोरग्राउंड में काम में। फोरग्राउंड मतलब आगे वाले जो पृष्ठभूमि, आगे वाले जो है ना मेन जो एरिया है। मान लो कि कोई पेंटिंग है, ये फ्रेम है, यहाँ पे सामने इधर यहाँ पे पेड़ बनाए, तो इस पेड़ में एकदम क्लियर कलर भरेंगे। अब एक यहाँ पे पीछे रेत के टीले बने हैं, पीछे पीछे यहाँ पे कोई पेड़ बनाए, तो इसमें डल कलर भरेंगे। इसमें तो एकदम क्लियर कलर भरेंगे, और इसमें डल कलर भरेंगे। तो आगे वाली जो कलर योजना वो कैसी होती है? वो वार्म कलर योजना होती है। पीछे वाली कौन सी होती है? कूल कलर योजना होती है, याद रखना। ये फोरग्राउंड है आगे वाला, और जो बच गया ना ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में कूल और फोरग्राउंड में जो है वार्म कलर काम में लेते हैं। ये क्या है? ये आपकी उष्ण और जो वार्म और कूल कलर योजना है, जो पर्सपेक्टिव होता है ना एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, उसके अंदर भी हम काम में लेते हैं ये योजना। याद रखना, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, कई बार बना हुआ है और आगे भी बनेगा, जो मैंने अभी बताया आपको कि जो फोरग्राउंड है उसमें तो क्या है, वार्म कलर काम में लेते हैं, और जो बैकग्राउंड है उसमें कूल कलर काम में लेते हैं। ये भी एक फॉर्मूला रहता है। आगे वाले क्वेश्चन देखिए, उस एक को चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। अब इसमें एक को आपको चुनना है, कैसे चुनोगे?
आप कहोगे सर कि ये तीनों तो क्या है, इनको देख सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, केवल देख नहीं सकते, ये तो दृश्य कला होगी, ये श्रव्य कला होगी। बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ये एक दृष्टि और भी है दोस्तों, मैं कहूँ कि ललित कलाएँ 5 होती है। आप सभी को पता है काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, वास्तु। काव्य पहली कला, दूसरी संगीत कला, तीसरी चित्रकला, चौथी मूर्ति कला, पांचवी स्थापत्य कला, जो यहाँ पे नहीं लिखी। यहाँ पे एक काव्य भी नहीं लिखी, एक स्थापत्य भी नहीं लिखी, दो नहीं लिखी। बच गया कौन सा, इंस्टॉलेशन, ये अलग बच गया। ये ललित कला के अंदर काउंट नहीं होता, तो इसलिए ये भी अलग हो जाता है। लेकिन आपको ये वाला करना नहीं है। क्वेश्चन पे हम इस बेस पे रिट भी लगा सकते हैं। कैसे आप, कैसे, किस तरीके से, किस बेस पे कह सकते हो आप, ये थोड़ा सा ना सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। लेकिन सस्पेंस वाला नहीं है, आप के हिसाब से, टीजीटी के लेवल के हिसाब से इजी क्वेश्चन है, संगीत कला ये आपको करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, रंग का मूल कार्य क्या दर्शाना है दोस्तों। रंग का मूल काम है भाव दर्शाना। जो भी रंग होते हैं ना, लाल रंग उनका क्रोध का भाव है, ये सारे भाव दर्शाना ही रंग का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके हो गए 150 क्वेश्चन, और टीजीटी फाइन आर्ट का पेपर यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। और ये 31 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम हुआ है, उसी का ये पेपर है। और आज 31 जुलाई 2025 को ही हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करो। आप लाइक नहीं करते हो, बहुत कंजूसी करते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। और कमेंट भी करो, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो, क्या दिक्कत है, 1 सेकंड लगेगा आपको तो टाइप, अब आप वैसे भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो पे कमेंट करो, आप वीडियो को लाइक करो, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, और वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।